नमस्ते एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे प्लेटफॉर्म पे। और आज का दिन एक बहुत इट्स अनदर इंटरेस्टिंग डे। जैसा कि अगर आप मेरे शोज रेगुलरली देखते हैं तो आपने देखा होगा कि समय समय पर मैं अलग अलग तरीके के दिन सेलिब्रेट करती रहती हूँ यहाँ। तो आज हम सभी जो बड़े हो चुके हैं, आज हम सभी अपना बचपन सेलिब्रेट करेंगे और ऑफिशियली कर सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि आज है बी अ किड अगेन डे। तो जो भी चीजें आपको बचपन में पसंद थी, ऑफ कोर्स शाम के 7 बज गए हैं, दिन लगभग खत्म हो गया है, बट लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड। दिन अभी भी बाकी है, अभी भी कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। आहा, अब भी तुरंत ही मेरे शो के बाद, क्योंकि मैं अपने साथ लाई हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। और अभी मैं फिलहाल सिर्फ उनका नाम, ऑफ कोर्स उनको पहले स्टेज पर लाऊंगी, आपके सामने लाऊंगी, उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगी, उनका नाम बताऊंगी। तब तक हो सकता है कि आप उन्हें ना पहचान पाए, लेकिन जैसे ही हमारी बात आगे बढ़ेगी, यकीन मानिए आपको बहुत मजा आने वाला है। तो पहले तो उनको लाते हैं सामने आपके और उनसे आपका परिचय करवाते हैं। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू आपका बहुत बहुत कि आपने एक्सेप्ट किया मेरा इनविटेशन यहाँ आने के लिए। और इतने खास दिन पर आप यहाँ आए हैं, हमसे जुड़े हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ हैं डॉक्टर हरविंदर मंकड़। और हरविंदर जी, जैसा कि आपको पता है, आज है बी अ किड अगेन डे। तो हम सभी में ये इच्छा रहती है बचपन में वापस जाने की। जब भी हम अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, चैटिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं से बचपन का जिक्र जरूर आता है, उन दिनों का जिक्र जरूर आता है। और मन करता है काश हम वापस जा सकते, काश ये हो सकता। तो वो तो हो नहीं सकता, लेकिन हाँ, आपके थ्रू आज हम अपने बचपन का एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा जीने वाले हैं। बचपन की सॉरी, अगर बात करें, हम्म। जिंदगी का ये सबसे हसीन, सबसे सुकून और सबसे खूबसूरत एक पार्ट होता है। बिल्कुल। मैं चंद लाइनें आपको सुना देता हूँ इरशाद। कि वो क्या दिन थे, वो क्या दिन थे, वो क्या दिन थे। मम्मी की गोद और पापा के कंधे, मम्मी की गोद और पापा के कंधे। ना पैसे की सोच, ना लाइफ के फंडे, ना पैसे की सोच, ना लाइफ के फंडे, ना कल की चिंता, ना फ्यूचर के सपने, ना कल की चिंता, ना फ्यूचर के सपने। अब जब हम बड़े हो जाते हैं, अब कल की फिक्र और अधूरे सपने। मुड़कर देखो तो बहुत दूर हैं अपने, मंजिलों को ढूंढते हुए हम कहाँ आ गए। ना जाने क्यों हम इतने बड़े हो गए, ना जाने क्यों हम इतने बड़े हो गए। वो बचपन, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, जी। मगर लौटा दो बारिश का पानी। वो बहुत खूबसूरत की गजल के बहुत अल्फाज बहुत हैं। जगजीत सिंह का, जगजीत जगजीत सिंह सिंह जी साहब ने की गाए। ये गजल है जो मेरे वो ख्याल से हर एक की बचपन, फेवरेट है। हाँ, वो बहुत एक प्यारी सी चीज है, एक याद है। और मैं तो बचपन के साथ ही जिया हूँ और आज तक करीब बच्चों में ही रहा हूँ। ज्यादा काम मैंने बच्चों के लिए ही किया है। तो बच्चे हमारे लिए फेवरेट है, हमको हमेशा सलाम। और आज के बच्चे तो इस हिंदुस्तान की शान, आन और बान है, क्योंकि इन्होंने ही वो हिंदुस्तान बनाना है जो आने जी। वाली सदियों तक एक महान कहलाए। जी, बिल्कुल। तो जैसा मैंने कहा, जब मैं उनका नाम आपको बताऊंगी शायद आप उन्हें ना पहचान पाए, लेकिन अब जब मैं उनका परिचय आपको दूंगी तो आप सबके चेहरों पे एक बड़ी सी मुस्कान आने वाली है, जैसे इस समय मेरे चेहरे पर है। तो डॉक्टर मनकर की पहचान ये है कि आपने ओके, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। जब आप छोटे थे तब आप तरह तरह की बुक्स पढ़ते थे। टीवी तो खैर हमारे पास सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, और दूरदर्शन में ही भरपूर प्रोग्राम्स हुआ करते थे। लेकिन अगर मैं बुक्स पर आऊं तो बुक्स में एक चीज थी जो हम सभी पढ़ते थे और बहुत शौक से पढ़ते थे, और वो थे कॉमिक्स। चाचा चौधरी और मोटू पतलू, और नाम अगर गिनाने लगूं तो लंबी लिस्ट है।
अब डॉक्टर मनकर आप खुद ही बताइए आगे। मैं उस समय करीब 18 वर्ष का था जब मैंने पहला मोटू पतलू ड्रा किया, उसकी कहानी लिखी। मतलब मैं खुद ही बच्चा था उस समय, 9वीं 10वीं में पढ़ता था। तो मुझे डॉट पोट एक मैगजीन आती थी जिसमें ये छपा करता था। तो उसके जो संपादक थे, एडिटर थे, मिस्टर एपी बजाज, उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया कि वो चाह रहे थे कि मोटू पतलू को हम इस रूप में बना दें कि उसे आज का बच्चा जज कर सके, वो महज एक जोक्स ना लगे, वो अपने रिलेटेड लगे। इतना आसान नहीं होता है कि आप एक एल्डर्स कैरेक्टर्स को बच्चों में हिट करें। बच्चों में छोटे बिल्लू हिट हो जाता है, मिन्नी हिट हो जाता है, या शेख चिल्ली मेरा जो कैरेक्टर है वो हिट हो जाता है जो डिस्कवरी किड पे आता रहा है। बट मोटू पतलू एक 40-45 साल के कैरेक्टर्स को बच्चों में लोकप्रिय करना इतना आसान काम नहीं होता, बहुत बड़ा चैलेंज। तो तब हमने उसको कहानियों को वो रोक दिया जो उस मतलब आज से अगर मैं 45 साल पीछे चला जाऊं, जो उस समय चीजें चला कर, मोबाइल तो होते नहीं थे उस समय, जो उस समय जो करंट इशू थे उनको मैं कहानियों में लाया। और ये पहले कैरेक्टर थे, मैंने इसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, मिस्टर पीके बजाज, अमन बजाज ने। तो हम इसको मपेट में लेके आए। पहले कैरेक्टर है, ध्यान से समझिए, जो प्रिंट में आए, फिर मपेट में आए स्टोरीज, फिर पपेट्स में आए, पपेट्स की एक वीडियोस बननी शुरू हुई, फिर 2D एनिमेशन में आए जो दूरदर्शन पे चला करते थे ये, फिर उसके बाद 3D में आज पिछले 10 साल से नंबर 1 पे है निकलोडियन में जो चल रहा है। और जो मैडम तुसाद है उसमें इकलौते यही कैरेक्टर हैं जो दिल्ली के अंदर इनके वो स्टैचू लगे हुए हैं, वरना बड़े से बड़े किसी एनिमेशन के आज तक नहीं लगे हैं। ये हमारा सौभाग्य है और ये आप लोगों का मतलब प्यार है, आप लोगों की एक ताकत है जो इसको इतना लोकप्रिय बना। वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर मनकर शुरू से चलते हैं। आपने कहा जब आप 18 साल के थे तब आपने ये कैरेक्टर बनाए थे, तो क्या ऐसा मन में आया था, क्या इंस्पिरेशन थी, क्या विचार थे जो आपने ये कैरेक्टर्स ड्राइंग करके आपने उनको क्रिएट किया? क्या विचार थे उस समय? नहीं, विचार ये होता है ना, देखो जब आप शुरू करते हैं तब कोई ऐसा नहीं होता, बाद में हम लोग बहुत कुछ कह देते हैं। मैं आपको सच्चाई बता दूं कि जी ये था वो था, ऐसा कुछ नहीं। एक नॉर्मल होता है कि हमें हिंदुस्तानी कैरेक्टर चाहिए। प्राण साहब का चाचा चौधरी आ रहा था, आपके आबिद सुरती जी का बहादुर आ रहा था उस समय। वो जो मतलब देसी कैरेक्टर, क्योंकि उस समय मैंड्रेक, आपका फैंटम, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ये बाहर के कॉमिक्स से आर्चीज, हिंदुस्तानी चरित्रों पे बहुत कम कैरेक्टर्स हुआ करते थे जो हमारी मिट्टी के हों, जो हमारे हिंदुस्तान की आत्मा को सामने लाए। तो हमें यही कहा गया, मोटू पतलू की आप ड्रेस भी देखते हैं तो ये करीब वो है जो देसी लोग पहनते हैं, कुर्ता पैजामा, हम चाहे तो कोट पैंट भी पहना सकते। वो इसीलिए टीवी पे हिट हुए कि हमने उसके मूल स्वरूप को चेंज नहीं किया। वो इसीलिए नंबर 1 बने कैरेक्टर, क्योंकि हमने उसका जो मूल, उसको दादा दादी ने भी देखा है, उसको माँ बाप ने भी देखा है, उसको तीसरी पीढ़ी भी देख रही है और शायद चौथी भी देख रही है। अब तो पोते आ गए हैं, वो भी उसको देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी सफलता है। मेरा बेटा छोटा था तो बहुत शौक से देखता था। जी जी जी। तो आप जब किसी कैरेक्टर का मूल नहीं बदलते, क्योंकि वो हिट उसी वजह से होता है, भोलेपन, इनोसेंस की वजह से वो कैरेक्टर। तो अगर हम उसको टीवी पे लाने के लिए उसको मॉडर्न कर देते तो वो मर जाती, उसकी जो रूह है, जो आत्मा है। तो इसलिए वैसे के वैसे रखने का ये फायदा हुआ कि उसमें मोराल जो है वही बनी रही। दादा दादी या माँ बाप ने मना नहीं किया बच्चों को कि भाई मत देखो, इसमें कुछ बुरा हो सकता है, कोई लड़ाई हो सकती, कुछ भी नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने पढ़े हुए थे वो कॉमिक्स। ये बहुत बड़ी बात है, यही सफलता का भी राज है। जी, ये तो मैंने खुद भी देखा है, क्योंकि मैं बहुत शौकीन थी और मेरे बेटे ने भी उसको बहुत, मैं नोट किया था कि जब छोटा था तो बहुत शौक से उसको देखता था। और इनफैक्ट उसके साथ बैठ के जब मैं भी देखती थी, मुझे तब भी उतनी ही हंसी आती थी जब मैं उसको एज अ चाइल्ड जब मैं उसको देखती थी या पढ़ती थी, तो उसमें एक अलग ही बात थी। तो अच्छा, ये जो ठीक है, ये तो मेन कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जो इनके साथ के जितने कैरेक्टर्स हैं, और स्पेशली जो शहर का नाम फुरफुरी नगर, उसके पीछे कोई ऐसी कहानी है, कुछ है, या जस्ट एक नहीं, वो जब टीवी पे आया तो टीवी की टीम भी जुड़ती है साथ में।
तो उसके साथ जो टीवी वाले जुड़े, उन लोगों की टीम भी जुड़ती, जो एनिमेटर्स होते हैं, उनकी सलाहें भी मानी जाती हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी ये सलाह दी कि इसका नाम एक रख लेते हैं। तो जब वो उसका नाम, बहुत सारे नाम सोचे गए, तो फुरफुरी नगर का फुरफुरी का मतलब होता है वो झंझनाहट होना खुशी से, जो इसको बोलते हैं, हिंदी का शब्द है जी। कि जब आपको कोई अब इसको मुझे वर्ड नहीं आ रहा, जो एकदम एक स्माइल आने से पहले का जो शरीर कांपता है, तो शिवरिंग करता है, तो ये फुरफुरी उसको बोलते हैं जब हंसी आती है, तो वो रखा गया। तो बस वही है, और कुछ नहीं है कि जब आप चीज को थोड़ा सा टीवी के हिसाब से मोल्ड करते हो तो चेंज हो जाता है कॉमिक और उसके अंदर। तो इसमें बहुत सारे लोगों का भी, औरों का भी हाथ होता है, जो और क्रिएटिव टीम भी होती है। चलो मैं तो स्क्रिप्ट कर रहा हूँ या कार्टून्स बना रहा हूँ, तो उसके आगे एनिमेटर्स हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो डायरेक्टर्स जुड़ते हैं। एक नहीं, बहुत एक बंदा तो बना नहीं सकता इतनी चीजें, करीब हजारों कंप्यूटर होते हैं। तो उन सबके साथ मिलके जब ये चीज सामने आती है तो बहुत खूबसूरत, सबको क्रेडिट जाता है उसका, क्योंकि अकेला कोई क्रेडिट नहीं ले सकता। एक ऐसी टीम वर्क का काम है, तो सबको सलाम है जो उसके साथ जुड़े थे, और उनको सलाम है जो उसको देखते हैं। वाओ जी। आप जैसे लोग वाकई बहुत कम हैं जो पूरी टीम को क्रेडिट दे, दूसरों को क्रेडिट दे, वरना आजकल का ट्रेंड तो ऐसा है, जनरली लोगों को हमने देखा है कि जरा सी सक्सेस मिली या जरा सा कुछ भी हुआ तो सारा लाइमलाइट खुद लेना, सारा क्रेडिट खुद लेना। और इनफैक्ट यू हैव, अभी तो हमने जस्ट आपसे बातचीत शुरू की है, अभी कार्टून से ही बात कर रहे हैं, अभी और भी आगे बढ़ेंगे तो जो मेरे सर्कल में हैं, जो हमें देख रहे हैं, वो आपके अकम्पलिशमेंट्स को और बेटर जान पाएंगे। अभी मैं वापस, जैसे वो है हमारा जो दिन है आज, बी अ किड डे, तो बच्चों को कार्टून मतलब कार्टून देखते समय या कुछ भी बुक पढ़ते समय या कुछ भी काम करते समय एक स्नैक्स खाने की बहुत आदत होती है कि, तो हम उन्हें ला के कभी कुछ देते हैं, कभी कुछ देते हैं। तो उससे मुझे याद आया वो जो मोटू जी के समोसे हुआ करते थे, उसके पीछे की कोई कहानी अगर है तो वो हमें बताइए। समोसे दरअसल मुझे भी बहुत पसंद है, असली बात तो ये है। लेकिन जब मैंने कहा ना, हमें देसी अपने इंडिया को प्रमोट करना, हम बर्गर भी डाल सकते थे, हम उसके अंदर पिज्जा भी डाल सकते थे, पर जो समोसा हमारे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी पहचान है, ये आज का नहीं है, ये महाभारत काल से चला आ रहा है। अब उसके अंदर भी इसका जिक्र आता है जी। तो समोसा खाली एक उसका मैदा या जिस चीज का बनता है उसके अंदर आलू डाले या तेल की मिश्रण नहीं है, ये एक मोहब्बत की चाशनी में तला जाता है मोटू पतलू का समोसा, और उसके ऊपर आपके स्नेह का वो मैदा डाला जाता है, और उसमें जो आलू भरे जाते हैं वो बच्चों की वो मोहब्बत है, जो अपने जितनी देर वो मुस्कुराते हैं ना, उतनी देर हमारे को ऑक्सीजन मिलती है, मोटू पतलू को ऑक्सीजन मिलती है। तो अगर एक भी इतनी मुश्किल जो ये लाइफ है, कोरोना काल गया, उससे पहले और बहुत सारी महामारियां आई, तो अगर उसमें आप एक भी शख्स को मोटू पतलू हंसा पाया हो ना, तो उससे अच्छी दुआ क्या होगी, उससे अच्छा और क्या। बिल्कुल बिल्कुल, यही कोशिश है। और मैं अक्सर कहता हूँ दोस्त कि हो सकता है आपके बैंकों में करोड़ों रुपए पड़े हो सकता है आपके लाखों रुपए आपके अकाउंट्स में पड़े हो, मगर जो दुआओं का बैंक है वो लगभग सबका खाली है। क्योंकि आजकल जो हमारा सिस्टम है या शिष्टाचार है, पैर छूते नहीं बड़ों के, हम उनको आदत देते नहीं, इसलिए वो आशीर्वाद भी नहीं देते। वो आशीर्वाद और दुआओं में बहुत ताकत है। वो जिसका बैंक भरा है ना, उसको कोई गर्म हवा का झोंका नहीं छू सकता। ये बच्चों को समझ आना चाहिए। अपने बुजुर्गों को, अपने घर के जितने बड़े मेंबर्स हो, उनको सुबह उठ के उनको गुड मॉर्निंग, प्रणाम कुछ करना सिखाइए, क्योंकि जब वो प्यार से उनको सुबह हाथ जोड़ते हैं ना, वो सामने वाला अपनी सारी कमाई दुआओं की और अपनी प्रार्थना की, उसके प्यार और मोहब्बत में उसको सीने से लगा के दे देता है। ये बहुत बड़ी कीमती चीजें, अनमोल कीमती। तो इसको बच्चों को हेलो दूर दूर से रहना नहीं, पास आना सिखाइए, अपने सीने से लगाना सिखाइए, उनको समय दें। इनफैक्ट आपकी इस बात से मुझे एक बात और याद आ रही है। मैं अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं वो मैंने कहाँ देखा था, क्योंकि हम दिन भर में इतने सब टेलीविजन पे और मोबाइल पे इतनी सारी चीजें देखते हैं, तो एग्जैक्टली उसको प्लेस कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन मैं कहीं देख रही थी, तो जैसे आपने अभी जिक्र किया तो मुझे याद आया कि जो पैर हम छुआ करते थे अपने बड़ों के, तो
जो वो बता रहे थे वो ये था कि हम जब अपने बड़ों के पैर छूते हैं तो बड़ों को जो हम इज्जत देते हैं वो उनको खुशी देती है, वो खुशी उनके अंदर एक एनर्जी जनरेट करती है, और वो जब हमारे सर पर हाथ रखते हैं तो उनका जी जो हाथ आता है वो यहाँ पे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर आता है, जी जी और वो एनर्जी उनके हाथ के थ्रू हमारे अंदर फ्लो करती है। बिल्कुल बिल्कुल वही बात वही है जो आप कह रहे हैं, सेम वही बात। जी जी जी। तो मतलब कितनी बड़ी बात है। तो आजकल जैसा आपने कहा, वाकई अगर बच्चे झुकते भी हैं तो बहुत कम बच्चे हैं जो वाकई झुक के पैर तक पहुंच के हाथ लगा के आशीर्वाद लेते हैं, वरना फैशन हो गया है कि घुटनों को हाथ लगाया और हो गया जी, मैंने तो पैरी झुकना ही पहना कर दी। दोस्त, हम झुकना ही भूल चुके हैं, चाहे बिल्कुल बच्चे क्या बड़े भी, हम सब झुकना भूल चुके हैं। अहम, ईगो हमारे अंदर इतना हो गया है, हम खुद को, मैं अक्सर मेरे कोर्स से आते हैं, अगर आप देखते होंगे फेसबुक, तो हम अपने आप को सही समझे, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम सामने वाले को गलत क्यों समझने लगते हैं? वाह, हम अपने आप को सयाना समझे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सामने वाले को मूर्ख क्यों समझते हैं? हर हस्ती देखो, उसने सबको बनाया है, उस मुर्शिद ने, उस परवरदिगार ने, उस क्रिएटर ने, हम सब उसकी रचना है। हम रचना होकर उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हम करेक्ट, पत्थर की दीवारों को जरा से कोई तोड़ दे तो हम उस चीज को मिटा देते हैं जो उसने बनाई है, उस ईश्वर ने बनाई है। हम सब एक बराबर हैं। धर्म कुछ हो सकता है, नाम कुछ हो सकता है, हम कहीं जाने वाले हो सकते हैं, किसी को मानने वाले हो सकते हैं, यार इंसान तो हैं। इंसानियत को सिखाइए बच्चों को। किसी को ये मत सिखाइए कि वो फर्स्ट ही आए, वो सर्वश्रेष्ठ ही है, नहीं, हारना भी सिखाइए। माना श्रृंगार जरूरी है, माना प्यार जरूरी है, मगर एक बड़ी जीत से पहले एक छोटी सी हार जरूरी है। जो आप क्या बात, क्या बात, जो आपको असलियत सिखाती है, जमीन पे पांव लगाना सिखाती है। आपके पांव जब तक जमीन पे है ना, तब तक आपको कुदरत कहीं से गिरने नहीं देगी। जिस दिन शोहरत आती है, आपके 3 फुट पैर ऊंचे हो जाते हैं जमीन से और गर्दन अकड़ जाती है, वो दिन आपके डाउनफॉल का दिन होता है। क्यों? आपने कुछ किया ही नहीं, आप अकड़ किस पे रहे हो? देने वाला वो, बनाने वाला वो, आपको हर चीज लियाकत बख्शने वाली वो ताकत, वो मुर्शिद, वो कामिल सदगुरु, आप किस चीज पे अकड़ रहे हो? अगर आपके बस में है तो मुझे एक चीज करके दिखा दीजिए कि कल परसों मैं ये काम करूंगा, और वो होके दिखा दीजिए। अगर नहीं होना होगा, नहीं होता ना। और आपको तो बहुत, ये हमारी बहुत जो उसकी स्क्रिप्ट है ना, चलती सिर्फ वही। बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, नहीं हिलता ना। हम पता क्या, हम प्रॉब्लम ये है, हम गीता को मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, आप भी मानते हो, रामायण को मानते हैं, गीता की नहीं मानते, रामायण की नहीं मानते। आहा, कितनी बड़ी बात कही आपने। हम अमल नहीं करते, हम सिर्फ पढ़ने पे जोर देते हैं, पढ़ लिया, पन्ने पढ़ लिए, 150 के, लेकिन जो लिखा है ये तजुर्बा है उस रूहानियत का, अमल तो करो। बड़ी बात। हाउ पॉसिबल, आप डॉक्टर की किताबें बहुत पढ़ी है ना बाजार में, आज तक कोई डॉक्टर बना जब तक वो ऑपरेशन नहीं करेगा अपने हाथ से। तो आप दुनिया से कैसे जा सकते हो, या आप महान कैसे होते हो जब तक आप अमल ही नहीं कर रहे हो? अमल नाल अमलां दे होणगे नबेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। वाह, और ये तो इश्क है, ये इश्क उस खुदाया इश्क है, जे इश्क जबीबा पैना में दिल दो पासे नहीं रहना वे, या दुनिया दे या दिलबर दे गल एक दे लगना पैना में, अगर है मंजूर ते कर सौदा, पर सौदा महंगा पैना में, तू अपना रुतबा तकना में उन्हें शरे बाजार च कहना। तो ये सब उस पे छोड़ दो, बहुत आगे जाओगे। बच्चों को रूहानियत से जोड़ो, सूफियाने से जोड़ो, कल्चर से जोड़ो, संस्कारों से जोड़ो, उसके बाद सारे काम करो आप। जो ऐसा नहीं है कि इसका ये मतलब है कि आप मोबाइल नहीं दो, ऐसा नहीं है, आपको हर चीज दो उनको, लेकिन जो जड़ आप मिट्टी में पौधे में डाल देते हो ना, खाद, पौधा पनपता उस खाद से है। गमले की खूबसूरती से कभी पौधा नहीं बनता। आप गमला चाहे 1 करोड़ का लाके उसके ऊपर रख दो, क्या फर्क पड़ने वाला? वो अंदर मिट्टी जो आपने डाली है वो संस्कार है आप। जी, वाह, क्या बात है, मजा आ गया आपकी ये बात सुन के। गीता को मानते हैं पर गीता की नहीं मानते हैं, वो मेरे दिल में कहीं ये बात रह गई और हमेशा के लिए रह गई। ओके, दैट वाज वेरी नाइस।
चलिए आपकी बात पर वापस आते हैं। तो आपने जब स्कूल पास आउट किया तो उसके बाद फिर आपकी फिल्मों में ट्रांजिशन कैसे हुई? फिल्मों में यार मेरा उल्टा हुआ। मैं जब 18 ही साल का था तो 2-3 साल तो मैं कार्टून्स में ही रहा और मैं ये कार्टून बनाता रहा। उस समय नया-नया प्राइवेट चैनल एटीएन चैनल की पहला जो चैनल आया प्राइवेट जी टीवी के बाद एटीएन चैनल। ओके। तो मेरे को किसी ने कहा उसमें गानों के प्रोग्राम तब बहुत आया करते थे, जैसे चित्रहार आता है ना, तो वहां भी आया करते थे कि उसके अंदर वो स्क्रिप्ट चाहिए होती थी जो एंकर और होस्ट बोलती है। आपके रेडियो के लिए मैंने बहुत काम किया, दूरदर्शन के लिए मेरे बहुत चले हैं, दुनिया के मतलब जयपुर क्या हर देश में मेरे फिक्शंस बहुत बहुत चले हैं। ई समथिंग कुछ उर्दू भी आता था दूरदर्शन का, तो उसके ऊपर दफ्तरे कमाल भी चला है मेरा, मिस्टेक माफ भी चला है, बहुत सारे सीरियल उस समय मैंने लिखे जो चले। तब मैं सिर्फ लिखने की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन में नहीं था उस समय। अच्छा। तो वो बहुत लिखे, तो इस तरह धीरे धीरे आते गए। फिर मेरे जब मैं किताबें कर रहा था तो एक दिन अचानक मेरे को हॉलीवुड की एक फिल्म मिली, संसारा। ये मानसून फिल्म वालों ने कोई ड्राइंग बनवानी थी, उनकी स्टोरी बोर्ड था उनका, लद्दाख में शूट होनी थी। तो पहली मेरी फिल्म संसारा थी जो 30 अवार्ड जीते, जिसने, और मैं इकलौता इंडियन मैं था जिसने वो स्टोरी बोर्ड बनाया। पेन नलीन साहब डायरेक्टर थे उसके। और लद्दाख में जाके -20 -30 टेम्परेचर हुआ करता था, हम 6 महीने रहे वहां, शूट किया। और फिर वर्ल्ड टेल आई मेरी बाहर की, सिंगापुर की स्टोरीज। वर्ल्ड टेल में सारी वर्ल्ड की जो फिक्शंस कहानियां थी वो तमिल में था, मैंने तो हिंदी में लिखा था पर उन्होंने वो तमिल ट्रांसलेट किया। सिंगापुर टीवी पे चला। इस तरह करते 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 फिर फिल्मों की तरफ झुकाव हो गया। तो हिंदी फिल्मों के बहुत सारे जो उस समय प्रमोशन होते थे, मैंने उसमें डायरेक्शंस का काम पकड़ा कि प्रमोशन को भी एक नए ढंग से लेके आओ। फिर फैशन शो में नए ढंग से करने में मेरे क्रिएटिव माइंड को मैंने यूज करना शुरू किया। वहां मैंने हर चीज में थीम और स्टोरी डाली। फैशन शो सिर्फ रैंप पे चलना नहीं होता। तो धीरे 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 आप जुड़ते चले गए। इस तरह बाकी फिल्में भी मिली और सब कुछ मिला और शोज भी मिले। बस बाकी उसकी और आप लोगों की मोहब्बत का ये नतीजा है कि मेरे जैसे ना चीज को ये सब कुछ हासिल हुआ। नहीं ना, ऐसा आई मीन मैंने कल भी आपसे जब मेरी बात हो रही थी मैंने यही आपको कहा था, और अभी फिर अपने सारे जो मेरे दर्शक हैं उन सबके सामने ये कहना चाहूंगी कि आपने इतना कुछ हासिल किया है लाइफ में, इतने टैलेंटेड, इतने क्रिएटिव, लेकिन फिर भी आपसे बात करके, आपसे रूबरू होके बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि इतनी बड़ी हस्ती मेरे सामने बैठी है। ऐसे लगता है जैसे एक दोस्त बैठा है और हम आपस में बात कर रहे हैं, गपशप चल रही है। यही अच्छा है ना। So that is a very good thing but very rare thing जो आजकल नहीं मिलता है। रजे क्या है मानी, अक्सर वो उसका रीजन ये है कि हम इंसान को ना रंग से, रूप से, शक्ल से, हाइट से पहचानने लग पड़े। हमें लगता है कि अगर कोई गोरा है तो सफेद रंग वाला है वो खूबसूरत है, अगर कोई सांवला है तो वो बदसूरत है। ये हमारी सोच के नतीजे। और मैं एक शेर के जरिए इसका बड़ा सिंपल आंसर दे देता हूं कि सफेद रंग में अगर वफा होती, सफेद रंग में अगर वफा होती तो आज नमक जख्मों की दवा होती। आहा, वाह। चीजें रंगों पे मत जाइए, इंसान की काबिलियत उसके कपड़ों पे मत जाइए, उसके अंदर की उस कला को पहचानिए। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह, वरना सब भिखारी। हमें मांगने की आदत पड़ गई है, हमें मांगना ही मांगना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, जो भी चाहिए हमें ही चाहिए। अपने आप गवाच गया मैं खुद गर्जी दियां गलियां, हर था फिरदा झग्गा अड्डी अड़दा फिरदा तलियां, हर भांडे विच मुंह मारन दी आदत सिख गया बंदा, अकल बंदे नालों कुत्ता 100 दर्जे है चंगा। एक बुरकी लई पूंछ हिलाए, मालक दे लई प्यार जताए, जिथे कुकर पैरा देवे उथे बुरी बला ना आए, मालक दा कर मूल ना छड्डे, जिसदा खाए तोड़ निभाए, कुकर तो मर जाने बंदिया सिख ले सबक अवल्ला, बोल फकीरा अल्लाह ही अल्लाह, बोल फकीरा। मांगना नहीं, देना सीखो, हाथ ये रखो। जिस दिन आप ये दाता बनोगे ना तो आपकी वैल्यू बनेगी। ये तो भिखारियों का काम है, ये भी दे दो, वो भी दे दो। दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है ईमानी, जो हमें मुफ्त में मिलती?
ये याद रखना, उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो जिंदगी, उसकी कीमत कहीं ना कहीं इस देश को, इस समाज को और आपको चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज की कीमत अदा करो, क्योंकि वो हिसाब रख रहा है दाने दाने का। उसने आज नहीं तो कल आपसे निकलवा लेना है, फिर जब भुगत के निकालोगे, हॉस्पिटल में निकालोगे या बीमारी में निकालोगे, तो उससे अच्छा है ना कि हर कीमत को अदा कर दिया जाए। बिल्कुल। चलिए वापस आपके फिल्मों के सफर पर आते हैं। तो साउथ में आपने कौन कौन सी फिल्मों में आपका योगदान रहा? साउथ में मैंने कम की, साउथ के शोज बहुत किए हैं मैंने। हैदराबाद में लगा था, 10 साल हो गए मैंने। सत्यम शिवम सुंदरम, सनी लियोनी के साथ मैंने 2 बार किया वहाँ। बड़े शोज होते हैं वो, बड़े शूट होते हैं, भव्य पैमाने पे होते हैं, करोड़ों के तो सेट ही लगते। दृश्यम के समय हमने वहाँ किया, बहुत काम किया। दृश्यम पहली जब बनी थी, और उसके बाद फैन के समय भी किया। तो वो बहुत सारे, असल में ये चीज बताना कुछ अलग सा लगता है, क्योंकि ये एक होता है फिल्म, एक होती है फिल्म से जुड़े और बहुत सारे प्रारूप होते हैं। राइट। तो उसमें भी पूरी स्क्रिप्ट होती है, पूरा डायरेक्शन होता है, पूरा वक्त होता है, वो शोज भारी शोज होते हैं। तो मैं पिछले 10 साल से रामोजी फिल्म सिटी में, हमारा पक्का ठिकाना है, मई में हम वही होते हैं करीब करीब। सिर्फ कोरोना से लेके अब तक के ये 2-3 साल हमारे रुके, क्योंकि वो बंद हो गया सब कुछ जी। तो अगले साल से वो फिर शुरू करने जा रहे हैं। और जब डी कोड 7 हमने लॉन्च की थी बच्चन साहब को लेके, तो पहला शख्स था जो मैं वहां पे, उसको मैंने किया। तो हर चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं आपके उसमें जुड़ी हुई। मैंने जो मोबाइल पे अपनी खोज फिल्म पहली अपने मोबाइल पे शूट की थी, शॉर्ट मूवी थी। फिर मैंने आपके डार्क मिरर, जो मेरी सबसे बेस्ट फिल्म मानी जाती है, जिसको 70 अवार्ड मिले हैं रशियन से, ये लगे हुए स्टूडियोज के अंदर सभी अवार्ड मैं देख रही थी पीछे। तो वो फिल्म मैंने वो उसको बनाने का मकसद ये था कि जो लोग फिल्म लाइन में आना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, वो अक्सर एक्सक्यूज देते हैं कि भाई मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, मेरे पास फला चीज नहीं है। तो वो उन्हीं के लिए थी कि भाई अगर आपके अंदर कला है तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, एक मोबाइल ही काफी है, आपका अपनी माइंड मेकअप होना चाहिए। वो पूरी फिल्म मोबाइल पे बनी, एडिट भी मोबाइल पे की गई, गाने भी उसी के अंदर लगाए गए, कोई कृत्रिम लाइट, आर्टिफिशियल लाइट्स, कैमरा कुछ यूज नहीं किया गया, मेकअप यूज नहीं किया गया। आप फिल्म देखिए, आप यूट्यूब पे मैंने अभी ये डाली, और ओशो चैनल ने उसको 27 देशों में लाइव टेलीकास्ट किया था उसको, प्रोड्यूसर सॉरी। तो चीजें आप एक्सक्यूज नहीं होता लाइफ के अंदर कहीं भी। और मेरा तो ध्येय यही है कि जो काम मुझे आता है वो मुझे करना है, जो नहीं आता वो जरूर करना है। कामयाब हो गए जी। ओके। और बॉलीवुड में आपका जो साथ रहा, जो सहयोग रहा, बॉलीवुड में वही आपको दिखाया, ये सब मिक्स ही है। ओके। बॉम्बे के अंदर भी शोज हैं आपके, बहुत शोज किए मैंने, आपके सीरियल बहुत किए उनके, टीवी के लिए जब पहले शुरू हुआ था। बालाजी के साथ किया मैंने, आपके रश्मि जी के साथ किया, बहुत सारे थे प्रोड्यूसर्स हैं आपके जो चले। सॉरी आज मेरा थोड़ा गले का है तो मैं माफी चाहता हूँ। पानी ले लीजिए आप प्लीज। पानी नहीं, गला आज थोड़ा मौसम का है ना, ऐसे ही है मौसम, हाँ बारिश हो रही है। फिल्में चलती रहती है, फिल्मों में हम काम करते रहते हैं। फिल्मों के आर्टिस्ट को लेके मैंने दुनिया के हर कोने में शोज किए, ऑस्ट्रेलिया में किए हैं, नॉर्वे में किए हैं, आपके दुबई में तो बहुत किए हैं, आपके इंग्लैंड में, अभी लंदन में हम करके वर्कशॉप्स करके आए हैं, लंदन के बर्मिंघम में किए हैं, लीड्स में किए हैं, ब्लैकपूल में किए हैं। काम है, इसको एक काम समझो, अपनी ड्यूटी समझो, मजदूर समझो और जाके अपना काम करो, बस सबसे बढ़िया है। 9 से 5 की मजदूरी करके आओगे, बहुत सुकून मिलता है। और पार्टियों में मैं ज्यादा जाता नहीं हूँ, मैं क्योंकि ना मैं नॉनवेज नहीं लेता, मैं नशा नहीं करता, तो मेरे लिए बड़ा सिंपल है। मैं क्या करूँ, कब तक एक कैंपा का गिलास पकड़ के खड़ा रहूंगा मैं सारी रात वहां पे, तो उससे अच्छा अभी आपने वर्कशॉप का जिक्र किया जी, तो ये क्या वर्कशॉप है, इनमें क्या सिखाया जाता है, क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में। प्रोफेशनल वर्कशॉप मैं लेता हूँ जी, मैं दुनिया काफी साल हो गए मेरे को, आज 10 साल हो गए, और सामने कम से कम 5 से 10 हजार लोग भी होते हैं, ऐसे नहीं। अभी हम करके आए थे
बेंगलोर में 10,000 से ऊपर की क्राउड थी। ये क्या होता है, वो 10,000 से ऊपर की क्राउड थी। और आपके जयपुर में एक बार तो 35,000 से ऊपर क्राउड थी वहाँ पे, विधानसभा के सामने मैदान में हमने किया। और लाइव होता है, आपके सवाल होते हैं। लोग क्या है ना, बहुत परेशान है, उनको अपने सवालों के असल में सही जवाब नहीं मिलती हैं। वो ये जोशी के चक्कर में पड़ जाते हैं और बेकार के वो इधर उधर के उन चीजों में पड़ जाते हैं, मतलब जिसको अंधविश्वास कहते हैं, धागा बांधना, तावीज बांधना, उससे कुछ हल होता है नहीं। आपको इस जिंदगी को जीना है तो खुद ही उसको लड़ना पड़ता है उस हालात के साथ। तो बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है, उनको फ्रस्ट्रेशंस होती है, वो सुसाइड कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये वर्कशॉप की शुरुआत कैसे हुई। मैं फेसबुक पे पहली बार जब लाइव हुआ, एक बार जब नया शुरू हुआ, तो मैं उसमें ऐसे जैसे अभी आपसे बातें कर रहा हूँ तो ऐसे बात कर रहा था। तो उसमें एक टॉपिक मेरे पास आया कि सुसाइड नहीं करनी चाहिए। हालात का क्या है, हालात हमेशा सामने से आते हैं और हम लोग उसको घबरा के कभी पंखे से लग जाएंगे या कुछ करने, उससे क्या फायदा होगा। समस्या तो वहीं की वहीं रहती है। आप यकीन माने, बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं हिंदुस्तान की, हमारे यहाँ की, मैं नाम नहीं लूंगा। जैसे ही वो शो बंद हुआ, मुझे उनका फोन आता है कि मैं सुसाइड करने वाली थी, अपने हालात से तंग आ चुकी थी और मैं करीब मरने ही जा रही थी और मैं फेसबुक पे आके लोगों को अलविदा कहने वाली थी कि मुझे आप लाइव दिखाई देंगे। और मैंने वो सुना, वो आपने बताया, वो वही आंसर था जो मैं, जिसके कारण मैं परेशान हो रही। तो मुझे लगा यार ये अच्छा। फिर मेरा जिंदगी पॉजिटिव सीरीज शुरू हुई, जिसकी वर्कशॉप आप पूछ रहे हो। जिंदगी पॉजिटिव मेरा एक ट्रेडमार्क है, जो शोज का नाम होता है। उसके अंदर हम लोगों को सिखाते हैं कि पॉजिटिव रहें, कुछ नहीं समझाना। आप क्या होता है ना, एक होता है आप लेक्चर देते हो, एक होता है दोस्त की तरह उसको समझते हो। राइट, ये दो फर्क होते हैं। बच्चे अपने माँ बाप से इसलिए नहीं समझते कि माँ बाप डांट के बोलते हैं, अधिकार जताते हैं। हम अधिकार नहीं जताते हैं, हम उनको बोलते हैं तुम्हें क्या चाहिए। बच्चा कहता है मैंने टीवी देखना 1 घंटा सिर्फ, मैं सब कुछ कर लूंगा जो ये कहते हैं। लेकिन माँ बाप कहते हैं टीवी देखने नहीं तुमको। वो ये ईगो यहाँ क्लैश शुरू हो जाता है। अगर हम उसको चैनलाइज कर दें, उसकी सोच को, उस बच्चे की, हम उसको एक प्रोग्राम बना के दे दें या उसको एक शो फ्लो बना के दे दें, जिसको बोलते हैं वो टाइम टेबल, तो वो बच्चा सारे काम करेगा। हमें उसकी भी तो सुननी चाहिए ना, उसकी सोच की भी कदर करनी। बच्चे इतने नादान नहीं है, 1.5 साल का बच्चा भी समझता है। हमें सिर्फ बच्चों की आजकल थिंकिंग समझनी, पढ़ना पड़ता है, रीडिंग करनी पड़ती है। उसका माइंड वो चाह क्या रहा है। सिर्फ नन्ना फाड़ने से काम नहीं हुआ कि ना 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 ना, हाँ क्या है। वो बच्चा पूछता है मैं ये भी ना करूं, ये भी ना करूं, ये भी ना करूं, करूं क्या, ये तो बताओ। ये किसी के पास जवाब नहीं। अरे ये मत करो, अरे ये मत करो, बस यही बोलते हैं। करे क्या, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसे नहीं पढ़ते जब तक हम खुद नहीं। हम टीवी 24 घंटे पढ़ाई होती भी नहीं है और प्रैक्टिकली कोई करता भी नहीं है। हम टीवी देखते हैं, उसको बोलते हैं टीवी मत देखो, ऐसे नहीं होगा। बच्चा आपको फॉलो करता है। खुद सिगरेट पीना छोड़ दे तो बच्चा सिगरेट नहीं पिएगा। खुद सामने बैठ के शराब पी रहे हो तो बच्चे से उम्मीद मत रखो वो नहीं पिएगा, वो पिएगा। करेक्ट। उदाहरण, आप, वो माँ बाप को फॉलो करता है, उसके आइडियल होते हैं माँ बाप या दादा दादी, जो भी उसके परिवार के लोग होते हैं। आप गाली देते हो, आप उसको बोलते हो बाहर बोला मैं घर में नहीं हूं, तो झूठ की शुरुआत आपने कर दी उसके साथ खुद। ये बहुत छोटे छोटे सी चीजें हैं। इसी वजह से वो बच्चा कंफ्यूज होता है कि यार मैं सच बोलूं, स्कूल मुझे कुछ कहता है, किताब मुझे कुछ कहती है, टीचर मुझे कुछ कहती है, होमवर्क नहीं हुआ, खाना नहीं बना, माँ बाप कह देते हैं बोल देना मम्मी की तबीयत खराब थी। आपने झूठ उसको परोस के दे दिया, तो आगे से वो हमेशा कहना शुरू हो जाता है कि मेरी माँ बीमार है। उसको लग गया इससे अगर काम बन जाता है तो ये तो आसान तरीका होता है ना। मेरे थोड़ी टफ बातें हैं, मुझे नहीं लगता पब्लिक को वो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, पर कड़वी यही दवाई है, ठीक इसी से नहीं, बट जो जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं और बहुत क्लोजली जुड़ी हुई चीजें हैं। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि थियोरी और प्रैक्टिकल, तो दिस इज व्हाट यू आर टेलिंग अस इज एक्चुअली प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ। भाई जो वो करो दोस्त, अगर आप बच्चों पे कोई फोर्स मत डालो आप। और मेरी एक फिल्म भी अभी एक आने वाली है, जिंदगी ज़ेरॉक्स। ओके। ज़ेरॉक्स कॉपी आप समझते हैं, कार्बन कॉपी जिसको डुप्लीकेट। उसमें इसका मैसेज यही है कि बच्चों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनाओ, किसी की कॉपी मत बनाओ। आप उसको सचिन बनाना चाहते हो, शाहरुख बनाना चाहते हो, कपिल देव बनाना, अरे क्यों,
उसको संजय ही रहने दो ना, उसको राजीव ही रहने दो जो वो है। याद रखिए, जो वैल्यू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की होती है, फोटोस्टेट की नहीं होती। वाह। तो वो वैल्यू उसकी जीरोक्स कॉपी की जिंदगी नहीं चाहिए हमको। जिंदगी को जीरोक्स मत बनाओ, जिंदगी ओरिजिनल रहने दो यार। हो सकता है वो एक राइटर बन जाए, शेफ बन जाए, डांसर बन जाए, उसको उस पे छोड़ो ना, आप हेल्प करो। आपका पैशन अगर आपका प्रोफेशन बनता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं। तो मैं इसका जीता जागता उदाहरण, सबसे बेस्ट है, जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाए। फिर से एक बार प्लीज नाम बता दीजिए ताकि हमारे जहन में वो नाम बैठ जाए और जब वो फिल्म आए हम उसको। जिंदगी जीरोक्स फिल्म है। जिंदगी जीरोक्स कॉपीज को बोलते हैं, फोटोस्टेट को हम जीरोक्स कॉपी। हाँ, उसका असली नाम जीरोक्स ही होता है। ओके, तो आपने इनफैक्ट अपने आप ही मेरा सवाल उठा लिया। मैं वही पूछने चाह रही थी कि अब जो आपकी फोर्टकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में हमें बताइए। तो फिल्म के बारे में आपने बताया, और भी कुछ है? अभी मैं एक बुक आने वाली है फरवरी में, सफरनामा, मेरी बायोपिक का पहला पार्ट आने वाला है जो मैं लिख रहा हूँ इन दिनों। वो पहली बायोपिक है जो डिफरेंट है। डिफरेंट इस वजह से कि लोग बायोपिक अपनी जिंदगी पे ऊपर लिखते हैं, पर्सनल जिंदगी जी। और मेरा मकसद है, मेरे को कभी अच्छा नहीं लगा कि मैं अपनी जिंदगी के उधेड़ बुनों से लोगों को शामिल कराऊं। मेरा मानना है कि आपको जो बायोपिक लिखनी चाहिए, जो मैं लिख रहा हूँ, कर्म भूमि की जीवन यात्रा, जो मैंने काम किए है ना उसकी जीवन यात्रा में आपके 18 साल की उम्र में जो काम शुरू हुआ, मोटू पतलू शुरू हुआ, तो वो आगे क्या हुआ, जैसे अभी आपने सवाल करे, यही चीजें उसके अंदर कैसे कैसे हुई, वो फिक्शन की एक स्टाइल में है कि कर्म भूमि की जीवन। पर्सनल में मेरी किससे संबंध रहे हैं, मैंने किसके साथ उल्टा सीधा काम किया, किसको गाली दी है, किसको, ये चीजें, ये मुझे नहीं लगता कि हमें इस चीजों का जिक्र बच्चों के सामने या बड़ों के सामने करना है। राइट। हमें अपने काम से प्रेरणा स्रोत बनना है, किसी के लिए पगडंडी, वो पद चिन्ह बनना है जिसपे चले और लोग कामयाब हो। अगर मैं अपनी कमियां, अपनी गलतियां, और जो है भी या नहीं भी, जानबूझकर सनसनी के तौर पे डाल दूंगा, तो वो तो एक बुक सेलर को बेचने वाला अंदाजा हो गया ना, वो असलियत। दैट्स वो सफरनामा है, वो अभी बुक फेयर फरवरी में लगेगा, मे भी उम्मीद है तब तक रिलीज हो जाएगी। इस फिल्म की और इस बुक की, दोनों का ही हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा। और आपके साथ ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मोटू पतलू के बारे में बहुत कुछ जाना, क्योंकि हम तो बस वो कॉमिक पढ़ के उसको बंद करके रख दिया करते थे। और हाँ, बिल्कुल हंसी आती थी, मजा आता था, लेकिन आपके थ्रू उनके पीछे की हिस्ट्री, उनके पीछे की स्टोरी, उनका सब जान के, और भी आपकी लाइफ के बारे में जान के, और जो आपने जिंदगी से जुड़ी बातें बताई, वो आपसे सुन के बहुत अच्छा लगा। इट वॉज अ वेरी लाइवली एंड एंथुजियास्टिक कॉन्वर्सेशन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमें हमारे बचपन से जुड़ी हुई बातें, बचपन की बातें सब करने के लिए। और आपसे विदा लेने से पहले एक बार मैं वो लाइन फिर से दोहराना चाहूंगी, क्योंकि वो मेरे जहन में बैठ गई है कि हम गीता को मानते हैं पर गीता की नहीं मानते हैं। तो आई एम श्योर आप सब जो इसको देखेंगे, ये लाइन का जो डेप्थ है, इस लाइन की जो डेप्थ है, उसे आप समझ पाएंगे। और कुछ अपनी जिंदगी में अगर थोड़ी सी चेंज ला सकें और अपने बच्चों को हमारी संस्कृति से, हमारे कल्चर से जोड़ सकें, तो वही इस देश के लिए एक बहुत बड़ी हम सब की कंट्रीब्यूशन होगी। डॉक्टर मरकर, मैं जाते जाते एक संदेश देना चाहूंगा बच्चों को, अगर आपकी इजाजत हो तो प्लीज। क्योंकि ये जो नई पीढ़ी है उनके लिए एक शेर अर्ज है कि कायम कर अपनी हस्ती को, कायम कर अपनी हस्ती को उस हालात के लिए, कायम कर अपनी हस्ती को उस हालात के लिए कि खुदा खुद तरसे तुझसे मुलाकात के। तो अपनी हस्ती को इस लायक बनाओ, अपनी हस्ती को इतना मजबूत बनाओ कि लोग आपके पास आए और जाने कि ये कौन है, इस शख्स का गुरु कौन है जिसका ये चेला हो सकता है, इस शख्स का इतना ओरा और इतनी इसकी बातों में जो ओजस्वी है वो कौन है। अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोग सजदा करें, लोग सलाम करें। फिर देखिए हर चीज मिलेगी, सुख भी दुख भी, हर चीज में आप एक निर्विकार रहोगे, खुश रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, क्योंकि जिंदगी पॉजिटिव रखोगे तो दोस्तों आपकी हर चीज पॉजिटिव होगी।
जी, शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आपका भी ईमानी बहुत शुक्रिया। आपने इतना समय दिया और मेरे जैसी छोटी-सी हस्ती को इतना मौका अरे दिया। बहुत प्लीज, बहुत कुछ सीखने को मिला इस छोटी सी बातचीत में, और दिस आई विल कैरी विद मी फॉर एवर, फॉर नॉट फॉर अ शुक्रिया। वेरी लॉन्ग टाइम बट फॉर एवर। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जीते रहे। तो आई होप आपने डॉक्टर मानकर की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें उतना ही एंजॉय किया जितना मैंने एंजॉय किया। सो आपसे फिर मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर कोई दूसरा शो लेकर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू।